खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। गुजरात को आज मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। साथ ही राजकोट से 5 एम्स राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारी शक्ति को किया नमन। ड्रोन दीदी से की बात, कहा हर क्षेत्र में आगे है नारी शक्ति। प्रधानमंत्री की आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। कहा चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक करेगी मजबूत। संदेश खाली के दौरे पर जा रही सिविल सोसाइटी की उच्च स्तरीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को पुलिस ने रोका। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी को हिरासत में लिया। समिति के बाकी सदस्य धरने पर बैठे। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश दौरे पर चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के बीच रांची टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 307 रन। ध्रुव जुरेल ने खेली 90 रन की शानदार पारी। वहीं शोएब बशीर ने लिए 5 विकेट। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक द्वारकापुरी में प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की। मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये गोमती नदी के तट पर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। 5 मंजिला मंदिर काफी पुराना है। इसका निर्माण सबसे पहले श्री कृष्ण के वंशजों द्वारा कराए जाने की मान्यता है। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सुबह की शुरुआत बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े देश के केबल पुल का उद्घाटन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश के दर्शन किए और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, जहाँ उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। और आज प्रधानमंत्री राजकोट का दौरा भी करेंगे, जहां एम्स गुजरात वासियों को समर्पित करेंगे। वहीं 4,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं गुजरात वासियों को समर्पित करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात को आज प्रधानमंत्री 52,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं।
प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारकाधीश के दर्शन भी करने गए। यहाँ प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री जब द्वारकाधीश मंदिर से बाहर आए तब वहाँ श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, जहाँ प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन किए। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह बेट द्वारका के दर्शन किए और ये जो बेट द्वारका का मंदिर है श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने आज सुदर्शन सेतु, जो कि देश का सबसे लंबा केबल पुल है और 2.5 किलोमीटर का ये जो पुल है, वो आज गुजरात वासियों को उन्होंने समर्पित किया और आज उसका उद्घाटन किया। आज प्रधानमंत्री ने बेट द्वारका के दर्शन किए सुबह और उसके बाद प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश मंदिर में भी पूजा अर्चना की। आज प्रधानमंत्री राजकोट में एम्स का दौरा करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं गुजरात वासियों को समर्पित करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर की है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके निर्माण में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और यह सौर ऊर्जा से प्रकाशित होगा। वहीं ब्रिज को गीता के श्लोक और कृष्ण के प्रतीक चिन्ह से जैसे मोर का पंख और सुदर्शन चक्र से सुसज्जित किया गया है। द्वारका में सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज ओखा को समुद्र के बीच बसे बेट द्वारका से जोड़ता है। यह सेतु तकरीबन 2.32 किलोमीटर लंबा है। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र ने स्थानीय लोगों से इस विषय पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण के और साथ ही साथ भेंट दिया, उपहार दिया समूचे देश को सुदर्शन सेतु के रूप में। बेट द्वारका के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सुविधा तो ये मेडिकल का बढ़ेगा यहाँ पे और गांव का विकास होएगा। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि कभी दवा की जरूरत हुई, मेडिकल इमरजेंसी हुई, बड़ी दिक्कत होती थी। आप लोगों को कितनी सहूलियत होगी? सुविधा सब हो जाएगी। पहले जो बोट से जो यात्री आते थे उसमें क्या था कि जो वहाँ पे जो यात्री आते थे उसमें से 50% लोग ही आ पाते थे। कोई नाव की वजह से, कोई नाव से डरते थे, कोई नाव में बैठ नहीं पाते थे, वो हिसाब से। लेकिन अभी मोदी जी ने जो ब्रिज बना दिया है वो सुंदर काम कर दिया है। अभी हर देश में, हर देश से, विदेश से भी और अपने भारत देश में से हर कोने से यात्री की आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग डरते थे वो उसका डर खत्म कर दिया। और मोदी जी ने इतना सुंदर बनाया है ये सुदर्शन सेतु, जो भगवान के समय के ऊपर में था। जो सुदामा जी यहाँ आए थे वो उस पुल के ऊपर चल के आए थे। फिर इसके बाद में अभी मोदी जी ने 5000 के साल के बाद में ये वापस ये सेतु बनाया है। अभी जो मोदी जी ने ये बहुत ही अच्छा सा उपहार हमको दिया है, जो बहुत काफ़ी हमको अच्छा रहेगा। उसकी वजह से आने जाने में हेल्प रहेगी और जो मेडिकल इमरजेंसी जो बोलते हैं वो हम बहुत ही कम समय में यहाँ से इंस्टेंट के लिए पहुँच सकते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं था रोजी रोटी में। अब तो जैसे तो पुल बने गए, अभी तो विकास होगा तो अब तो सब रोजी रोटी बढ़ जाएगा ना। वो तो सब बढ़ने वाला है। ये अब सेतु पुल का उद्घाटन हो गया तो सब बढ़ेगा अभी। हाँ, अब तो यहाँ पे ज़्यादा रोजगार बढ़ जाएगा, ज़्यादा यात्री आएंगे। बहुत बड़ा उपहार है ये, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। अब सब रोजी रोटी सबको मिलेगी और सब जो भी है सबको खुला रह गया। अब सब मिल जाएगा इधर। ये ब्रिज बनने से हम लोगों का विकास इतना बढ़ेगा। हम लोग बाहर जाना है कहीं पे, मेडिकल हो, फिर बिजली की समस्या थी यहाँ पर। वो समुद्र में से केबल आता था जो वो बार बार समुद्र में टूट जाता था, उसको रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लगता था। अब
ब्रिज के ऊपर से केबल आ गया, बिजली की समस्या 24 घंटे हमको कंप्लीट मिल गई। अब वैसे भी हम धंधार्थी हैं, व्यापारी लोग हैं, उनका सामान ले आने में बहुत मजदूरी लगती थी, उसको टाइम लगता था, उसको पानी भर्ती आएगा तभी सामान आ सकता था। अभी वो सामान डायरेक्ट गाड़ी से आ जाएगा, इसलिए हम बड़ी मछली की तरह काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज भेंट द्वारका पहुंचे तो उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी भेंट दिया, उपहार दिया सुदर्शन सेतु के रूप में। साथ ही साथ उपहार दिया पूरे देश को कि किसी भी देश के कोने से, विदेश के किसी भी हिस्से से लोग अब सरल और सुगम तरीके से द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए भेंट द्वारका आ सकेंगे। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, द्वारकाधीश मंदिर, भेंट द्वारका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट की अपनी यात्रा में 48,100 करोड़ रुपए से अधिक की बहु विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वो 5 और एम्स भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और आधारशिला राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। राजकोट में होने जा रहे समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पर्यटन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। खास बात यह है कि देश को एक साथ 5 और एम्स की सौगात मिलने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा एम्स राजकोट का इधर आके वो लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ 4 और एम्स हैं हमारी, जो हमारे से थोड़ी सीनियर भी हैं, उनका भी साथ ही में लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में गुजरात के राजकोट, पंजाब के भटिंडा, यूपी के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी और आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुमानित प्रोजेक्ट्स के साथ इन 5 नए एम्स में 4,040 बेड और 500 मेडिकल सीट होंगी। साथ ही इन शहरों के अलावा पड़ोसी राज्यों के 50 करोड़ से अधिक लोगों को अत्याधुनिक इलाज मिल सकेगा। एम्स खुलने से बहुत सारी परेशानियां लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं एम्स में वो सब नागरिकों को बढ़िया लग रही है। यहाँ की जो स्वच्छता है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है। इससे तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा पीपल को, क्योंकि प्रीफर करते हैं लोग पहले सिविल में जाने का, क्योंकि सब लोग तो बेयर नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होता है। दो द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन राजकोट फॉर बेटर ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू। तो जो कॉमन मास है, जो रूरल पीपल है, जो बेयर नहीं कर सकते एक्सपेंसेस, उसके लिए जो एम्स हुआ है इट इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। प्रधानमंत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 200 से अधिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वो पुदुचेरी के कराईकल में जिपमेर के मेडिकल कॉलेज और पंजाब के संगरूर में PGI-MER के 300 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर का शुभारंभ और फिरोजपुर में PGI-MER के 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला भी रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पीजीआई के संगरूर सैटेलाइट सेंटर को एवं फिरोजपुर के जो सैटेलाइट सेंटर को, दोनों को देश के लिए समर्पण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी विजन और अपनी फुल निष्ठा के साथ हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसके करके ये दोनों सेंटर आज पंजाब के रोगियों के लिए अब समर्पित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के 115 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। वो देश भर में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पुणे में निसर्ग ग्राम नामक राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया जाना है। पीएम मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की लगभग 2,280 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे।
वो 9,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। सड़क और रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री सुरेंद्रनगर राजकोट रेल लाइन के दोहरीकरण, पुराने NH 8E के भावनगर तलाजा को 4 लेन बनाना और NH 751 के पिपली भावनगर पैकेज 1 का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही NH 27 के सामाखियाली में संतालपुर खंड तक 6 लेन की पक्की सड़क की आधारशिला भी रखेंगे। एम्स राजकोट के अलावा 4 और नए एम्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। खास करके अगर राजकोट एम्स की बात करें तो यह पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली खबर होगी कि उन्हें इलाज के लिए राजकोट से बाहर नहीं जाना होगा। क्या नाम है, ललित के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, राजकोट। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। पीएम ने कहा, तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब AI की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और भी समृद्ध हो रही है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकरी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। भारत में प्रकृति के साथ तालमेल हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ तकनीक के जुड़ने से जैव विविधता की रक्षा के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अब खबर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से। पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी सहित 6 सदस्यों की उच्च स्तरीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोक दिया है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की ये उच्च स्तरीय समिति 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें संदेश खाली का दौरा करके वहां के हालातों का जायजा लेना था। पुलिस ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। वहीं समिति के बाकी सदस्य फिलहाल धरने पर बैठ गए हैं। हमारे बहाने सारी सड़क को रोका और कहा है कि
एम्बुलेंस क्रिटिकल पेशेंट्स है। हमने कहा हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, हम तो मदद करने, हम साइड में घास पे बैठे हैं, साइड में बैठे हैं, कोई भी सड़क को हम रोक नहीं रही है। पर्पसली पुलिस गलत काम कर रही है, हमारे नाम से सड़क रोक रही है, एम्बुलेंस रोक रही है। हम इस विरोध में बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे अधिकारों का हनन किया है। हम इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी करेंगे, राज्यपाल से भी करेंगे, गृह मंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने संदेश खाली मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि बंगाल पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ही इस मामले की सही जांच हो पाएगी। ये पहले से ही तृणमूल कांग्रेस डिनायल मोड में था और पहले से ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखा गया वही तृणमूल कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 2 महिलाओं को देखकर 164 कराया है। इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट 164 होता है, आपको पता है। तो अगर रेप नहीं हुआ तो 164 कहाँ से हुआ? तृणमूल कांग्रेस की पुलिस ने ही तो 164 कराया ना। तो पार्थभूमिका इधर झूठ बोल रही है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, नहीं तो ममता बनर्जी की पुलिस झूठ बोल रही है। अब इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके हाथ में केस सुपुर्द करना चाहिए, नहीं तो पुलिस इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से ताज़ा जानकारी यही है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हिरासत में ले लिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची थी संदेश खाली का दौरा करने। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, हम देख रहे हैं कि बीते 5 जनवरी 2024 से संदेश खाली अशांत है और हर वक्त जब भी कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम या कोई भी टीम पहुंच रही है वहाँ से पुलिस प्रशासन से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश पहुंचे और उनको हिरासत में ले लिया गया है और बाकी की फैक्ट फाइंडिंग टीम धरने पर बैठ गई है। देखिए, समझना ये है कि जिस तरह से जो प्रदेश की मंत्री है, कल 2 मंत्री, एक पार्थ भौमिक बोल के, एक सुजीत घोष बोल के, इन दोनों ये दोनों आराम से संदेश खाली की गांव-गांव में घूमे और लोगों को करीब करीब धमकियां देने की काम किए हैं कि जिस तरह की आरोप आप लोगों ने लगा रहे हो, इसमें कहां तक सच्चाई है आप साबित करो। हमें लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, आप झूठा आरोप लगा रहे हो। ये जो सुजीत बोस और सुजीत घोष बोल दिया था, सुजीत बोस और पार्थ भौमिक की जो दौरा है, इसमें बीच में किसी जगह पे पुलिस का कोई रोक टोक नहीं है। और लेकिन जब कुछ मुख्य न्यायाधीश या कोई पत्रकार या कोई बाकी जो लोग। प्रसन्नजीत, यहाँ मैं आपको एक पल के लिए रुकना चाहूंगी। अभी हम चल रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां भाजपा प्रेस वार्ता कर रही है। बहुत तेज बयार बह रही है और हालात ये हैं कि विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता 400 पार का खुद ही नारा लगा रहे हैं। तो इसलिए आप सब देख रहे हैं कि जितने भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सब जानते हैं रितेश पांडे जी को। रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। आपके पिताजी भी अंबेडकर नगर से विधायक रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। सर्वप्रथम मैं आप मंचासीन हमारे जो नेतृत्व उनका परिचय भी आपसे करा दूं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय तरुण चुग जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के बीच में हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया विभाग के सह प्रमुख संजय मयूख जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजंत पांडा जी भी हम लोगों के मध्य हैं। मैं मंचासीन अपने नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि रितेश पांडे जी को बुके और पार्टी की सदस्यता की पर्ची देकर उनका स्वागत करें।
पीछे जाओ, ऐसा नहीं। फटका और लोगों को पहना दीजिए, और लोग पहना। आप लोग गाइड करते रह कीजिए भाई ऐसे। बुके के साथ एक फोटो। मैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पाठक जी से भी आग्रह करूंगा कि जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हमारे बीच में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय बलूनी जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सह प्रभारी सह मीडिया के काम देख रहे आदरणीय मयूख जी और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव प्रभारी हमारे मित्र आदरणीय बैजयंत पांडा जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित लोकसभा के सांसद हमारे छोटे भाई हमारे मित्र आदरणीय रितेश पांडे जी, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज रविवार के बावजूद आप सबने महत्वपूर्ण समय निकाला। रितेश पांडे जी के बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए और अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। रितेश पांडे जी के संबंध में ये विशेष उल्लेखनीय बात यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर देश और प्रदेश में काम किया और विकसित भारत की संकल्पना रखी, तो उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास, देश का चतुर्मुखी विकास जिस गति से हो रहा है और विकसित भारत के साथ चलने के लिए रितेश पांडे जी ने तय किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में देश के लाखों नौजवान, करोड़ों नौजवान आज माननीय मोदी जी को अपना नेता मानते हुए उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मैं रितेश पांडे जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि जिस ढंग से रितेश पांडे जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्य बनकर के एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है कि देश में विकसित भारत की परिकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखी है, उस दिशा में पूरे प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं रितेश पांडे जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी से भी आग्रह कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री मेरे भाई ब्रजेश पाठक जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी बैजयंत पांडा जी, मेरे बड़े भाई भूपेंद्र जी, पार्टी के मेरे कुलीग और मीडिया के प्रभारी सांसद अनिल जी, संजय जी और यहाँ बैठे मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है। एक समाज में काम करने वाला एक राजनीतिक परिवार जिन्होंने 2 पीढ़ियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम किया है,
उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो, कच्छ से लेकर गुवाहाटी हो, छोटे से टापू से लेकर पहाड़ तक, हर जगह लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगे हैं। और जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबी से लड़ने की एक जंग को एक माइलस्टोन तक पहुंचाया है। आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के घर पे भोजन पहुंचाना, 60 करोड़ गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस देना, गरीबों के घरों में शौचालय देना, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आज राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए जो उन्होंने किया है, काफी लोग उसके लिए अट्रैक्ट होकर उस मिशन पर काम करने के लिए, मोदी जी के विजन पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रितेश पांडे जी का आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है रितेश जी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बनकर विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आदरणीय तरुण चुग जी। मेरा आदरणीय रितेश पांडे जी से आग्रह है कि यहाँ मौजूद मीडिया के साथियों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, राष्ट्र उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं। खास तौर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज़्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में। तो आप देख रहे थे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां बसपा के अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्री शामिल थे, जहां उन्होंने रितेश पांडे को भाजपा में शामिल किया। इस मौके पर रितेश पांडे ने कहा कि मैंने भाजपा ज्वाइन की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे ले जाने के लिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल में काम किया है उसकी उपलब्धियाँ ये गिनाती हैं कि मुझे भी अब भाजपा में
हमें आगे बढ़कर काम करना है। उन्होंने कहा कि संसद में भी जब भी उन्होंने गुहार लगाई कि उनके क्षेत्र में विकास का कार्य हो, प्रधानमंत्री ने लगातार सुनवाई करी है और इस वजह से रितेश पांडे ने आपसे कुछ देर पहले बसपा से इस्तीफा दिया और भाजपा में वे शामिल हो गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।